आप सभी का प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और जैसा कि आपको याद है, जीव विज्ञान अपना विषय है और सेकंड चैप्टर हमने प्रारंभ कर दिया था। पिछला जो अपना टॉपिक था वो था बीजांड के प्रकार, और आज का अपना टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द पीछे हमने पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन। वहां हमने लघु बीजाणु का निर्माण किया था, वो कार्य परागकोश के अंदर हुआ था। और आज जो है वो गुरु बीजाणु जनन है। यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बीजांड के अंदर बीजांड काय वाला जो भाग है वहां पर होगी। लघु बीजाणु जनन में हमने पढ़ा था कि जो द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं। और मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन जो है ये क्या है, यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरु बीजाणु जनन जो होगा वो कहां होगा, बीजांड के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। तो पहले हम बीजांड की संरचना बनाते हैं, बीजांड की संरचना के बाद कौन सा पार्ट जो है वहां पर गुरु बीजाणु जनन होगा वो आपको बताते हैं। पार्ट 12 अपने हो चुके हैं, ये पार्ट 13 अपना है। ओके, देखिए बीजांड की संरचना बनाते हैं। सर्वप्रथम बीजांड की संरचना में सर्वप्रथम बीजांड का जो मध्यवर्ती भाग है वो बनाते हैं। ये मध्यवर्ती भाग अपना बीजांड काय है, ये भाग अपना हो गया बीजांड काय। ओके, और इस बीजांड काय के बाहर अध्यावरण होंगे। ठीक है, ये बीजांड की संरचना हो गई। ये बीजांड काय वाला भाग, यहां पर निभाग, ये जो भाग इसको हम कहेंगे बीजांड द्वार। बीजांड द्वार मतलब बीजांड का गेट है एक तरीके से। ओके, ये गेट किस काम आएगा वो आपको आगे बताएंगे। बीजांड वृंत ये भाग हो गया। ये जो भाग है इसको हम कह सकते हैं बाहरी अध्यावरण, और ये जो भाग है इसे हम कह सकते हैं आंतरिक अध्यावरण। ओके, और ये बीच वाला जो भाग है बीजांड का है पूरा, यहां पर मर्दूतक कोशिकाएं होंगी। ठीक है, बीजांड की संरचना हमने जो पीछे बनाई थी उसमें एक भाग और भी बनाया था जिसको हमने भ्रूण कोश कहा था। 3 कोशिकाएं ऊपर थी, 1 कोशिका बीच में थी, 3 कोशिकाएं नीचे थी। इस संरचना को हमने कहा था भ्रूण कोश। ठीक है, वैसे इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो शेक कहते हैं, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो शेक। तो ये बीजांड की संरचना है। अब अपना जो टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो भ्रूणकोश है इस भ्रूणकोश का जो निर्माण होगा वो गुरु बीजाणु जनन के बाद में होगा। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन जो होगा उसके बाद में भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो जब हम गुरु बीजाणु जनन ले रहे हैं तो यहां पर पहले जो है भ्रूणकोश नहीं होगा, भ्रूणकोश बाद में बनेगा। तो ये जो संरचना है ये भ्रूणकोश के ये बीजांड की पूर्व संरचना है जिसमें भ्रूणकोश का निर्माण नहीं होगा, भ्रूणकोश का निर्माण बाद में होगा। तो सर्वप्रथम जो है ये बीजांड काय वाला जो भाग है यहां पर कोशिकाएं ही पाई जाती हैं जो मर्दूतक प्रकार की होती है, मर्दूतक कोशिकाएं पाई जाएंगी। यहां पर ये कोशिकाएं भ्रूणकोश बीजांड काय के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, ये भ्रूणकोश की संरचना है। तो गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो आपको बता दूं कि बीजांड काय के द्वारा ही गुरु बीजाणु जनन होता है। बीजांड काय वाला जो भाग है वो गुरु बीजाणु जनन क्रिया में भाग लेगा। और गुरु बीजाणु जनन में आपको बता दूं कि जो परिभाषा है इसकी, आप गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, द्विगुणित
गुरु बीजाणु, द्विगुणित गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका द्वारा, मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। फिर से देखिए, द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, और यह गुरु बीजाणु का निर्माण कहां होगा? बीजांड काय के अंदर। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यहां इस डायग्राम में आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये कहां होती है वो देखिए। ये जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय में ये बाहर की ओर कोशिकाओं की एक परत आपको दिखाई दे रही है। इस परत को आप कह सकते हैं कि ये जो भाग है वो बीजांड काय की बाह्य त्वचा है। कौन सा भाग है? बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा के अंदर की जो परत होती है, इसको आपने 11th में एनाटोमी या शारीरिकी के अंदर पढ़ा था कि बाह्य त्वचा के अंदर जो परत होती है, इस अंदर वाली परत की हम बात कर रहे हैं, अंदर वाली कोशिकीय परत की बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अधस त्वचा, अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस। ओके, तो यहां पर जो अधस त्वचा की जो कोशिका है, अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है। अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर आकार में बड़ी होकर पर पशु कोशिका का कार्य करती है। पर पशु या आर्की स्पोरियल सेल का कार्य करेगी। अधस त्वचा की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और वो किसका काम करेगी? पर पशु कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल या पर पशु कोशिका, या इसको हम और भी नाम दे सकते हैं, पर पशु आरंभिक भी कह सकते हैं। पर पशु आरंभिक कोशिका भी इसको कह सकते हैं। तो अधस त्वचा कोई एक कोशिका जो होगी वो पर पशु आरंभिक कोशिका का काम करेगी और वो कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। कोशिका आकार में बड़ी होगी। तो यहां जैसे ये कोशिका हम लेते हैं, ये एक कोशिका जो वो आकार में बड़ी हो गई। ओके, और इस कोशिका को हम कहेंगे, ये पर पशु कोशिका या पर पशु आरंभिक कोशिका है, ये आकार में बड़ी होगी अन्य कोशिकाओं से। इसमें केंद्र भी बड़ा होगा, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य जो होगा वो भी गहरा होगा, सघन होगा। बाकी अन्य जो कोशिका है इसके जो समीप होंगी वो आकार में छोटी होंगी। ठीक है, तो एक कोशिका जो है आकार में बड़ी होगी और पर पशु आरंभिक का काम करेगी। ओके, और यही कोशिका जो है गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, जो आपको बताइए बीजांड काय के अंदर हो रही है, और पर पशु आरंभिक कोशिकाएं जो वो इसमें भाग लेंगी। ठीक है, तो ये जो गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया, इसका एक पूरा कंप्लीट एक डायग्राम होगा, उस डायग्राम से आपको बताते हैं। और उस डायग्राम में इस बीजांड का केवल बीजांड काय वाला भाग ही हम लेंगे। ठीक है, बीजांड के अंदर जो बीजांड काय वाला भाग है उसी को बाहर लेकर और पूरा जो गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया वो आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हम बीजांड काय की संरचना बनाएंगे। बीजांड काय को हम कोशिकीय रूप देते हैं। ये इसमें कोशिकाएं हैं जो मर्दोतक की होंगी, अर्थात ये मर्दोतक कोशिकाओं से बना हुआ होता है बीजांड काय वाला भाग। ठीक है, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर हो गई बीजांड काय। तो ध्यान रखिएगा कि जो गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया वो कहां होगी? बीजांड काय के अंदर होगी। और बीजांड काय के अंदर आपको बताया कि अधस त्वचा की
कोई एक कोशिका जो है वो आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। तो जैसे यहाँ एक कोशिका है, इसको हम थोड़ा आकार में बढ़ा कर देते हैं, ये कोशिका हो गई। इस कोशिका को हमने नाम दिया परपशु आरंभिक कोशिका, परपशु आरंभिक कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल भी कह सकते हैं। तो ये कोशिका आपको दिख रही है आकार में बड़ी, और इसका केंद्र भी आपको दिखा रहा है। इसमें कोशिका द्रव्य जो होगा वो गहरा होगा अर्थात सघन होगा। ठीक है, ये परपशु आरंभिक जो कोशिका है इसमें एक विभाजन होता है जिसको हम परिणत विभाजन कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन कह सकते हैं। और विभाजन होने से क्या होगा, परपशु कोशिका जो है इसमें जब विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बन जाएंगी, 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा और 2 कोशिकाओं के जो नाम है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हमने परपशु आरंभिक कोशिका ली थी, इसमें विभाजन हुआ और विभाजन से 2 कोशिकाएं बन गई। 2 कोशिकाएं बनने से एक कोशिका ऊपर होगी और एक कोशिका नीचे होगी। ठीक है, और ये बाकी जो कोशिकाएं बीजांडकाय की हैं वो पाई जाएंगी। ठीक है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट भाग है वो ऊपर वाले लिए 2 कोशिकाएं हैं। यहां जो ऊपर जो कोशिका है इसे हम कह सकते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका ये ऊपर की ओर है। और नीचे जो कोशिका है इसे हम कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, तो हुआ क्या, परपशु आरंभिक कोशिका में एक परिणत विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन, परिणत विभाजन हुआ। ठीक है, और ये कोशिका 2 कोशिका में डिवाइड हो गई। ऊपर की तरफ प्राथमिक द्वितीय कोशिका है और नीचे की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। ओके, अब यहां जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो है इसमें आगे या तो विभाजन होगा नहीं, और यदि ये कोशिका आगे विभाजन करती है तो इस बीजांडकाय में बाहर की ओर ये भित्ति का निर्माण करती है। निरंतर इसमें विभाजन होंगे तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, वो कोशिकाएं बाहर की ओर भित्ति का निर्माण करेंगी। और यदि विभाजन नहीं होता है तो ये कोशिका यहीं तक सीमित रहेगी। ठीक है, और दूसरी जो कोशिका है जिसको हम प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये कोशिका गुरु बीजाणुजन की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है वो आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है यही कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का जो कार्य है वो इस कोशिका के द्वारा किया जाएगा। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये किसका काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। ओके, और गुरु बीजाणुजन की जो परिभाषा है उसमें आपको बताया था कि जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु का जो निर्माण है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। तो ये कोशिका जो गुरु बीजाणु जनन में भाग लेगी, जिसे हमने क्या कह दिया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का नाम दे दिया। ओके, आगे की जो स्थिति उसमें क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जब एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। और वो 4 कोशिकाएं जो वहां एक रेखीय अवस्था में पाई जाएंगी, एक लाइन फॉर्म में पाई जाएंगी। देखिए अगले डायग्राम में, ये बीजांडकाय की बाहरी कोशिकाएं, ठीक है, और ये मान लो यहां भीतरी कोशिका है। नीचे जो है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जिसने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम किया। तो इस कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो 4 कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये 4 कोशिकाएं एक रेखीय अवस्था में पाई जाएंगी इस प्रकार से, ये 4 कोशिकाएं हैं, ठीक है। और ये इधर बीजांडकायी कोशिकाएं होंगी, ये बीजांडकायी कोशिकाएं।
तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर एक रेखीय चतुष्क बनता है। 4 कोशिकाएं जो है वो किस रूप में पाई जाएंगी, एक रेखीय चतुष्क के रूप में। और इन 4 कोशिकाओं को, प्रत्येक कोशिका को क्या कहा जाएगा, गुरु बीजाणु कहा जाएगा। 4 कोशिकाएं जो बनी है, प्रत्येक कोशिका का क्या नाम है, गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमने लघु बीजाणु बनाए थे। यहां गुरु बीजाणु जनन में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगे। लघु बीजाणु जनन में भी लघु बीजाणु चतुष्क बना था और यहां भी रेखीय चतुष्क का निर्माण होता है। पर लघु बीजाणु जनन जो था वहां हमने चतुष्क जो है वो 5 पढ़े थे। लघु बीजाणु चतुष्क वहां पर 5 बताए थे आपको। एक तो था चतुष्फलकीय, एक था समद्विपार्श्विक, एक टी शेप था, एक रेखीय था और एक क्रोशित था। 5 प्रकार थे। 5 प्रकार से वहां लघु बीजाणु अरेंज थे चतुष्क के रूप में। परंतु यहां गुरु बीजाणु जब बनते हैं तो वो एक ही चतुष्क में पाए जाते हैं और वो कौन सा है, रेखीय चतुष्क। ठीक है, अब देखिए ये जो बीजांडकाय है जो हमने बीजांड से बाहर निकाला है, इस बीजांडकाय के बाहर बताया था कि यहां ऊपर की ओर तो क्या पाया जाएगा, इधर तो होगा निभाग। प्रति बीजांड के अनुसार बता रहा हूं, ऊपर की ओर क्या था, निभाग था और नीचे की ओर क्या बताया था आपको, बीजांड द्वार बताया था। इधर साइड में अध्यावरण होंगे। तो यहां देखिए जो निभाग की साइड में है और जो बीजांड द्वार की साइड में है, ये 4 जो गुरु बीजाणु हैं इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की तरफ हैं या बीजांड द्वारी सिरे की तरफ जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऊपर वाले जो 3 हैं, ये दूसरा है, तीसरा, ये 3 गुरु बीजाणु जो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 3 गुरु बीजाणु नष्ट होने के पश्चात केवल एक गुरु बीजाणु शेष रहेगा। और कौन सा गुरु बीजाणु शेष रहेगा, जो निभाग की तरफ है, निभाग की तरफ जो गुरु बीजाणु होगा वो शेष रहेगा। बाकी 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की तरफ हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां जो गुरु बीजाणु निभाग की ओर बचा है, इस ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे यहां पर सक्रिय गुरु बीजाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु कह सकते हो या क्रियाशील गुरु बीजाणु भी कह सकते हैं। सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु कहेंगे। बाकी 3 जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ओके, इनके नष्ट होने के पश्चात इनके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ होगा, वो सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण के रूप में प्राप्त कर लिया जाएगा। और जब सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण मिलेगा तो सक्रिय गुरु बीजाणु जो होगा वो आकार में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्थिति है वो क्या होगी, 3 गुरु बीजाणु तो आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल एक गुरु बीजाणु दिखाई देगा। जैसे ये बीजांडकाय मैंने बनाया और इसमें ये एक जो है सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसको हम कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, ये बीजांडकाय कोशिकाएं जो बाहर की तरफ पाई जाएंगी। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु है। ठीक है, बाकी 3 जो नष्ट हो जाएंगे, एक बचेगा, वो आकार अपना बड़ा कर लेगा पोषण प्राप्त करके। अब ये जो है गुरु बीजाणु का निर्माण यहां पर कंप्लीट है। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया यहां पर अपनी कंप्लीट होती है। प्रारंभ में ये गुरु बीजाणु तो 4 ही बनते हैं, लेकिन सक्रिय कितना रहेगा, एक ही रहेगा, बाकी 3 नष्ट हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा नष्ट होगा, कौन सा बना रहेगा। तो बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ जो 3 होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। निभाग की तरफ जो 1 होगा वो एक्टिव रहेगा, सक्रिय क्रियाशील का, सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु के रूप में काम करेगा। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन अपना जो टॉपिक है उसमें अपना उद्देश्य क्या था, गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु का निर्माण कंप्लीट है। ओके, इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या किया है, जो बीजांड है उससे बाहर बीजांडकाय को बाहर निकाला है। बीजांडकाय जो है उसकी संरचना ये बताइए आपको। बीजांडकाय में अध्यस्थ त्वचा की जो एक कोशिका होगी, उस एक कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया उसमें भाग लिया जाएगा। तो अध्यस्थ त्वचा की जो कोशिका है वो
कोई एक कोशिका ऐसी होगी जो आकार में बड़ी होगी, अन्य कोशिकाएं उसकी तुलना में छोटी होंगी, तो वो कोशिका क्या कहलाएगी? परपशु आरंभिक कोशिका कहलाएगी। ठीक है, और आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल भी इसको कह सकते हैं। इस अध्यस्थावस्था या परपशु कोशिका के अंदर एक परिणत विभाजन होगा और दो कोशिकाएं हमें प्राप्त होंगी। एक कोशिका ऊपर की तरफ है या बाहर की तरफ आप कह सकते हो, जिसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और एक कोशिका नीचे की तरफ होगी जिसको हम प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति लघु बीजाणु जनन में आई थी, वहां भी सेम ऐसा ही था। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो लगातार विभाजन करके भित्ति का निर्माण करेगी या उसमें आगे विभाजन नहीं होगा। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, यह कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रूप में काम करेगी। ये कोशिका सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी और इस कोशिका में फिर आगे अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो है 4 कोशिकाएं बनेंगी जिनको हमने गुरु बीजाणु कहा। चारों गुरु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में पाए जाएंगे जिसे हम रेखीय चतुष्क कहते हैं। और इस चतुष्क में 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की तरफ है वो नष्ट हो जाएंगे और एक गुरु बीजाणु जो निभाग की तरफ होगा वो बना रहेगा, जिसको हम सक्रिय गुरु बीजाणु या क्रियाशील गुरु बीजाणु कहेंगे। ठीक है, निभाग की तरफ स्थिति ध्यान रखना, निभाग वाला शेष रहेगा, बाकी 3 जो बीजांड द्वार की ओर है वो नष्ट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ चतुष्क कैसा बनेगा? रेखीय बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब गुरु बीजाणु जनन होता है तो चतुष्क कैसा बनेगा? रेखीय। और लघु बीजाणु जनन में कितने प्रकार के बनेंगे? 5 प्रकार के। ओके, आगे यहां जब 3 नष्ट हो जाएंगे तो इन 3 में जो भी पदार्थ होगा उसका उपयोग जो है सक्रिय गुरु बीजाणु अपने पोषण के रूप में करेगा और अपना जो आकार वो बड़ा कर लेगा। ठीक है, यहां आपको 3 गुरु बीजाणु दिखाई नहीं दे रहे, केवल एक गुरु बीजाणु दिखाई दे रहा है जिसको हम सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, यहां अपने गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट है और गुरु बीजाणु से ही आगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। जैसे हमने पीछे लघु बीजाणु पढ़ा था, लघु बीजाणु को हमने परागकण कहा और उसने फिर आगे नर युग्मकोद्भिद के निर्माण में भाग लिया। यहां सक्रिय गुरु बीजाणु जो होगा वो मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में भाग लेगा। या हम यूं कह सकते हैं कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है या स्त्री युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन है? सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, तो अपना गुरु बीजाणु जनन जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।